हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑन एग्जाम नीति सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कोषाग्र गौड़ के साथ। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन और आप सेफ होंगे, घर पर होंगे और खूब सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ठीक है, आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन था कि मैम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट? और बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऐसी क्वेरी हमेशा ही रहती है, इन जनरल ही रहती है कि जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे होते हैं तो वो इतना बड़ा होता है कि हम क्या करें और क्या नहीं करें, मतलब कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, कौन से छोड़ दें या पहले क्या करें, कुछ तो बताइए। तो उन्हीं को शायद लोग ट्रिक्स कहते हैं, पर मुझे क्या लगता है वो ट्रिक्स नहीं होती, वो स्ट्रैटेजीज होती हैं। एनीवेज वो क्या होती हैं वो अभी जब हम सेशन डिसाइड कर लेंगे, तो जब स्टार्ट करेंगे तो आप डिसाइड कीजिएगा कि फाइनली आप उन्हें क्या कहेंगे, आप उन्हें ट्रिक्स कहेंगे या स्ट्रैटेजी कहेंगे। ओके, ठीक है। तो अब सबसे पहले जानते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में जो लोग कहते हैं कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, राइट? तो देखिए, इंपॉर्टेंस की बात तो ये है कि 25 to 50% जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके 25 to 50% क्वेश्चंस जो होते हैं वो आरसी बेस्ड होते हैं। अब व्हेन आई से आरसी, यू विल आस्क मी व्हाट इज दिस आरसी। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ही शॉर्ट में आरसी कहा जाता है, राइट? तो यानी कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स, जहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। एक नंबर वन तो मुझे आपसे ये बात कहनी है कि आरसी के बारे में जो लोगों के मन में डाउट है वो ये है कि मैम क्यों पढ़ें हम आरसी, ठीक है, एक ही तो पैसेज होता है। तो देखिए, अगर आप बैंक पीओ की बात करते हैं, मेंस की बात करते हैं, तो वहाँ 10 मार्क्स का होता है, ठीक है, 10 to इनफैक्ट इवन 10 to 15 मार्क्स का होता है, राइट? अगर आप क्लर्क की बात करें तो 110% 10 मार्क्स का होता है, ठीक है, 10 मार्क्स का हो जाता है क्लर्क की। अगर आप प्री की बात करते हैं तो प्री में भी ऐसा होता है कि 5 मार्क्स के आपको 2 देखने के लिए मिल जाता है। तो इंपॉर्टेंस तो इसकी ये है। अब चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो आरबीआई का कोई एग्जाम हो, राइट, चाहे वो यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, या अगर आप आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं ना, अगर आप पीओ बनना चाहते हैं या अगर आप क्लर्क बनना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले तो देखिए, ये जान लीजिए कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप एसएससी का एग्जाम देंगे तो आप वहां पर इससे बच जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले तो ये पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब हमें जान लेना चाहिए कि क्यों, मतलब जब हम इंग्लिश का एग्जाम देते हैं, जब हम इंग्लिश का पेपर लिखते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमको दिया जाता है। मतलब क्या टेस्ट करते हैं, वो क्या चाहते हैं कि हम इतने एक लंबे से पैसेज को पढ़ के और उसमें से क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने, वो क्या चाहते हैं कि हम क्या, मतलब टेस्ट क्या करते हैं वो फाइनली, राइट? यही जानना है ना आपको, ठीक है। आपको ट्रिक्स भी जाननी है, आपको स्ट्रैटेजी भी जाननी है, लेकिन आपको मन में आता होगा ना कभी कभी कि मैम हम इतना बड़ा पैसेज सॉल्व कर रहे हैं, बट क्यों, राइट? तो ठीक है, देखिए उसका भी रीज़न है। नंबर वन, वो एक तो वो ना टाइम बेस्ड लॉजिकल इवैल्यूएशन चेक करते हैं आपका। टाइम बेस्ड मतलब एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आपको देखिए टोटल 30 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन के अंदर आपको एक गिवन टाइम अलॉट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको 1 आवर अलॉट है इंग्लिश के लिए, 1 आवर तक इंग्लिश का सेशन लॉक रहता है, 1 आवर के बाद इंग्लिश का सेशन चला जाएगा, है ना, दूसरा सब्जेक्ट अनलॉक हो जाएगा। तो आप उसमें कैसे वो 10 मार्क्स के आरसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपका इवैल्यूएशन, आपका जजमेंट कि कितना टाइम देना चाहिए, कितना टाइम नहीं देना चाहिए, राइट? एक तो ये चीज़ आपकी टेस्ट की जाती है, राइट? और नंबर 2 जो दूसरी चीज़ चेक की जाती है ना, जब जिन क्वेश्चंस को आप कहते हैं ना मैम वो तो पैसेज में थे ही नहीं, दिख भी नहीं रहे थे, मिल भी नहीं रहे थे इनफैक्ट, राइट? यानी कि जितने भी क्वेश्चंस इन्फरेंस बेस्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप होते हैं कि पैसेज के अंदर आपको सीधे सीधे डायरेक्टली दिखते नहीं है। यानी कि जिनको लोग इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं उनको कुछ लोग इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी कहते हैं। कैसे क्वेश्चंस कहते हैं? इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। तो वो किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? वो क्वेश्चंस दिए ही इसलिए जाते हैं ताकि आपकी रीजनिंग चेक कर ली जाए कि ऑथर, अगर जिसने वो पैसेज लिखा है, अगर वहाँ पे राइटर, वो ऑथर अपना कोई ओपिनियन वहाँ पर जाहिर कर रहा है, शो कर रहा है, तो आप ऐसा ना करें कि आप उसके ओपिनियन में अपना ओपिनियन जोड़ के आंसर देने लगे, राइट? तो वहाँ पर आपकी रीजनिंग भी टेस्ट की जाती है कि अगर वो कह रहा है कि आपको पता है कि एक पैसेज का कुछ सेंस निकल के जा रहा है, तो वो किस टाइप का सेंस जा रहा है, उसके बाद हमें क्या समझना चाहिए। लाइक अगर हम, वो बार बार हमसे कह रहा है
कि रेन वाटर को हम इस तरीके से भी सेव कर सकते हैं, रेन वाटर का ये यूटिलाइजेशन भी है, रेन वाटर को हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में हम रेन वाटर को सेव कर सकते हैं, और रेन वाटर के 100 तरीके के वो यूजेस बता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंस की बात कर रहा है, वो उसकी यूटिलिटीज़ की बात कर रहा है, वो बात कर रहे हैं कि आप रेन वाटर को कितनी तरह से सेव कर सकते हो, और बात कर रहे हैं कि फिर उसके क्या और इम्पॉर्टेंट यूजेस हो सकते हैं आगे, कि कब कब आपको कमी पड़े तो आप उसका यूज़ कैसे कर लोगे, राइट। तो हमें समझना पड़ेगा कि बात क्या चल रही है और उससे हम आंसर क्या निकालें, राइट। तो वो वहाँ पर चेक करता है आपकी रूस। 2 चीज़ें तो ये फिक्स हुई, राइट। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, अब आपको ये पता होना चाहिए, देखिए ये तो सबको पता है कि क्या करना है, क्या है उसमें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, आंसर देना है, ऐसे ही सोचते हैं ना। रॉन्ग, रॉन्ग, नो, नहीं करना है इसे, ठीक। अब दूसरी चीज़ क्या नहीं करना है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ सेशन में। बहुत मज़ा आएगा। सेशन को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है, ये प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एक बहुत अच्छी सी आदत है, वो ज़रूर डाल लीजिए। वो क्या है? मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स डेली, बेसिकली एडिटोरियल सेक्शंस। यानी कि एक आदत बना लीजिए कि न्यूज़पेपर्स तो हमको पढ़ने ही पढ़ने हैं। मैम सब लोग द हिंदू पढ़वाते हैं, सब लोग द हिंदू का एडिटोरियल लगवाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि द हिंदू ना एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है, उसकी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड है, और उसके जो एडिटोरियल्स हैं, एक तो वो करंट टॉपिक्स हैं, वो अगर आपको पता हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, एक तो जानने में कि आपके आसपास क्या चल रहा है, और दूसरा आपका ओपिनियन फॉर्म होने लगता है, ठीक है, वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। और दूसरी चीज़, आपको पढ़ने की आदत पड़ती है। आदत तो सर बनानी पड़ती है ना, आदत अपने आप नहीं बनती, आदत तो बनानी ही पड़ती है। आज आपका मन नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, आज आप बॉलीवुड सेक्शन पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके मन लगना शुरू होगा, आप स्पोर्ट्स सेक्शन पढ़ना शुरू कर देना, धीरे धीरे करके आपका मन लगता रहेगा। तो कुछ नहीं तो आप पॉलिटिकल सेक्शन ही पढ़ लेना, पर एटलीस्ट प्लीज़ ट्राई तो करो, है ना। तो धीरे धीरे करके आदत ज़रूर डालो। नंबर 2, इनहांस रीडिंग स्पीड। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ऐसे नहीं है कि खाली आपको न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ने के लिए बता देगा कि आपको पता चल जाए कि दुनिया में क्या चल रहा है और आप एक ओपिनियन फ्रेम कर लें। नो, इस चीज़ से आपकी जो रीडिंग स्पीड है ना, धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाती है। वो ग्रेजुअली इतनी बढ़ जाती है कि जब आप एग्जाम में जाते हो और एक लंबा पैसेज देखते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि आप पैसेज देख के ही होपलेस हो जाते हो, अब क्या करूँ, अब बिल्कुल भी होपलेस नहीं होता, ठीक है। नंबर 2, यहाँ से सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ती है, आपको इतने सारे नए वर्ड्स मिलते हैं, इतनी सारी नई वोकैबुलरी जानने के लिए मिलती है जो आपने आज से पहले कभी भी सुनी नहीं होती है, राइट। यानी कि न्यूज़पेपर पढ़ने से 2 फायदे तो हैं, पक्का है। अब नेक्स्ट, अब लोगों के मन में सवाल है व्हाट टू अटेम्प्ट क्या करना है पहले जाके, इतना लंबा पैसेज है, 10 उसमें क्वेश्चन है, तो पहले क्या अटेम्प्ट करें। तो देखिए, बहुत वाइज क्वेश्चन है और पूछना भी चाहिए था, क्योंकि देखिए 3 to 5 क्वेश्चंस एक आरसी के अंदर, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं, ठीक है, वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए कि पहले आप वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। अगर आपको पता है तो सोने पे सुहागा, है ना। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है, तो आप क्या करिए, पैसेज के कंटेक्सचुअल मीनिंग को समझने की कोशिश किया करिए, ठीक। अब कंटेक्सचुअल मीनिंग क्या होता है, देखिए, जैसे कि पैसेज में बात चल रही है एनआरसी की, आपको पता है ना, एनआरसी लगा था, उड़ीसा इधर साइड में एनआरसी लगा था, है ना। या पैसेज में बात चल रही है कोरोना की, है ना। तो आपको पता होना चाहिए, आपको कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा किस चीज़ के बारे में बात चल रही है। एनआरसी की लिस्ट में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग आउट ऑफ द लिस्ट हो गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक कुछ लॉ पास किया कि ऐसा नहीं, ऐसा, मतलब उसने भी अपना कुछ ऑर्डर दिया, अपना वर्डिक्ट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो उसके थ्रू फिर से एनआरसी की लिस्ट आई, अपडेटेड लिस्ट आई, फिर उसमें भी कुछ लोग आए, कुछ लोग गए। तो जितने लोग उस लिस्ट का वेट कर रहे थे, तो पता नहीं वो क्या फील, मतलब आप समझ रहे कंटेक्स्ट कहाँ जा रहा है, कि एनआरसी के ही प्रोसेस के बारे में बात चल रही है। तो आपको इतना कंटेक्स्ट समझ के बातों को करना पड़ेगा, आपको कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा, पॉजिटिवली है
या नेगेटिव कंटेक्स्ट है, मतलब जो ऑथर की टोन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। कई बार ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव होगा, कई बार ऐसा भी होगा कि वो एक न्यूट्रल लैंग्वेज का पैसेज होगा, तो आपको हर बात समझ के चलनी पड़ेगी कि न्यूट्रल लैंग्वेज का पैसेज भी हो सकता है। ठीक है, कंटेक्स्ट समझ के आप उसका आंसर दे सकते हैं। वर्ड जो बोल्ड है, जो हाईलाइट है ना, उसके आजू बाजू अगर आप पढ़ेंगे ना ध्यान से, आपको 100% क्लू लगना स्टार्ट हो जाएगा कि क्या है। वहाँ पर अपना क्लू ज़रूर ढूंढना करिए। हमेशा ध्यान रखिएगा एक आरसी में इतने क्लूज छुपे होते हैं कि अगर आप ढूंढेंगे ना, अगर आप एक बार पैसेज पढ़ने की आपको आदत पड़गी ना, आपको क्लूज मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, नेवर प्रिज्यूम द पॉसिबल आंसर। जाहिर सी बात है, देखिए अगर आप खुद से अपनी प्रिजम्पशंस लगा लेंगे ना कि हाँ यही होगा यही होगा, मतलब कि अगर आपको कुछ जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग पता है ना कोई बात, तो ये मत सोचिएगा कि वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। देखिए पैसेज में वो बात हो रही है या नहीं हो रही है, इस पर डिपेंड करते हैं आपके मार्क्स। आपके मार्क्स इस पर डिपेंड नहीं करते कि आप इंग्लिश के सेक्शन में जीके कितनी अच्छी जानते हैं। इट इज़ वेरी नाइस टू नो जीके, इट इज़ वेरी गुड ऑफ यू, इट इज़ वेरी इंटेलिजेंट ऑफ यू कि आप इतनी सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सब जाके सब अप्लाई कर दें, राइट। वो रॉन्ग हो जाता है। तो पहले से पहले अपने आंसर को पहले से कहीं पर भी प्रिज्यूम मत करिए कि मुझे तो पता है इसका आंसर यही होगा, तो मुझे पैसेज भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी मत होइएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, और क्या चीज़ है, नेवर जंप ऑन द कंक्लूजन इफ़ यू ऑलरेडी नो अबाउट द आर्टिकल गिवन इन द पैसेज। वही बात जो पहले कही थी, वही बात दूसरे तरीके से कही गई है। थोड़ा सा डिफरेंस है, बस इतना है कि यहाँ पे कहा गया है, वहाँ पर तो आंसर चूज़ करना था, यहाँ पर तो कंक्लूजन की बात हो रही है। आपको एक इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन मिलता है। कैसा क्वेश्चन मिलता है? इनडायरेक्ट, ठीक है। अगर आपको एक क्वेश्चन मिलता है जो कि पूरी तरीके से इनडायरेक्ट होता है, तो अब आपको पता है कि ये जो पूरा पैसेज है, मुझे पता है ये तो कोरोना के बारे में है, मैं तो पिछले 3 महीने से कोरोना के बारे में इतना कुछ जानता हूँ, कोविड-19 के बारे में है ये तो। अब पैसेज में तो कोविड-19 की डिजीज़ के बारे में कुछ बात नहीं चल रही थी, कोविड-19 से सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा इसके बारे में बात हो रही थी, ठीक है। लेकिन एक जनरल सा स्पेसिफिक सा डिजीज़ का आंसर देके उन्होंने अपना ऑप्शन नंबर वट एवर विच एवर उन्होंने अपना ऑप्शन बना दिया। उन्होंने ऑप्शन नंबर 4 में लिख दिया कि कोरोना डिजीज़ की वजह से इतने 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 लोग एक्सपायर हुए और इतने इतने लोगों का रिकवरी रेट ये ऐसा है या वैसा है, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने ना ज़्यादा क्वेश्चन पे ध्यान दिया, ना ज़्यादा उसको पढ़ा। आपको तो पता था कि आप कोरोना के बारे में पढ़ रहे हैं, आपने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, सीधे सीधे कंक्लूजन चूज कर लिया। हाँ, तो फिर यही हुआ होगा। या वॉट ऑथर मेंट, है ना, कि ऑथर का क्या मीनिंग निकलता है जब ऑथर ये सो एंड सो लाइन कहता है, तो वो चीज़ ध्यान से पढ़ने वाली होती है। वहाँ पर आप ये नहीं सोच सकते कि ठीक है मैं तो जानता हूँ इस बारे में, या मैं तो जानती हूँ इस बारे में, तो मैं पहले से इसको कंक्लूड कर सकती हूँ। वो गलती कभी मत करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सब लोग बोलेंगे पैसेज पढ़ना है, नो, रॉन्ग। सबसे पहले आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, एट फर्स्ट आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है। अगर आप ये पहली बार जान रहे हैं ना, अगर पहली बार आप ये बात सुन रहे हैं ना, तो भी कोई बात नहीं, जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़िए। अब मैम आप हमें तो क्वेश्चंस याद नहीं रह जाएंगे, भाई जाहिर सी बात है, एक तो एग्जाम का प्रेशर होता है, फिर दूसरा 10 क्वेश्चंस हैं, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं याद हो जाएंगे। उन क्वेश्चंस में से कीवर्ड्स निकाल लीजिए, ठीक है। अब आप पूछेंगे मैम कीवर्ड्स क्या होते हैं? भाई कीवर्ड्स होते हैं कि उसमें मुद्दे की बात क्या पूछी गई है, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा मोबाइल फ़ोन, सेल फोन, उन्होंने कहा सोसाइटी, और उन्होंने कहा इम्पैक्ट। वो कहना ये चाह रहे थे, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाट इम्पैक्ट कैन बी सीन ऑन सोसाइटी ऑफ द यूसेज ऑफ द एक्स्ट्रा यूसेज ऑफ सेल फोन, है ना, या व्हाट डेट्रीमेंटल इफेक्ट कैन बी सीन ऑन सोसाइटी ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ सेल फोन्स। ऐसा क्वेश्चन आपका हो सकता है कि क्या इफेक्ट आपको सेल फोन के सोसाइटी में देख। अब इतना लंबा क्वेश्चन तो आप नोट करेंगे नहीं, तो कीवर्ड ये है कि उन्होंने सेल फोन का इम्पैक्ट पूछा है, और नॉर्मल जनरल सेंस में नहीं पूछा है कि इंसान पे क्या असर पड़ता है, सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है, ठीक है। तो ये निकाल के आपने लिख लिया, और इसके आगे लिख लिया आपने, फॉर एग्जाम्पल वो क्वेश्चन नंबर 1 था तो आपने नोट कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 में ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने आपसे पूछा था कि पर्सन और सेल फोन और गिवन,
यानी कि उन्होंने आपसे पूछा होगा पूरे क्वेश्चन में कि ऑन एट विच एज अ पर्सन शुड बी गिवन और शुड बी हैंडेड ओवर अ मोबाइल फोन। ठीक है, तो किस एज में जाके एक इंसान को मोबाइल फोन दिया जाना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा। तो आप सारी बात नहीं लिखेंगे, तो आपको बस इतना लिखना चाहिए, पर्सन मोबाइल फोन गिवन, ठीक, या सेल फोन गिवन टू अ पर्सन, छोटा छोटा डैश लगा के लिख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा हमें इस चीज का आंसर ढूंढना है। यहां पर एक चीज आपकी बहुत मदद करेगी, वो एक चीज क्या होती है, यहां पर जो एक चीज आपकी मदद करती है ना, वो पता है एक चीज क्या होती है, वो एक चीज ये होती है कि आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर कहीं पर लिखा है पैरा 1, तो उसके आगे, उस क्वेश्चन के आगे जरूर नोट कर लीजिए कि ये जो क्वेश्चन का मैंने कीवर्ड निकाला है ये मुझे पैरा 1 में ही मिलेगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है ना पैरा 1, तो समझ लीजिए फिर तो आपकी चांदी हो गई। वो क्वेश्चन तो आपसे 80% सॉल्व हो ही जाएगा, क्योंकि कीवर्ड आपने लिख लिए हैं और आंसर डेफिनेट है कि पैरा 1 के अंदर ही है, उसके इर्द गिर्द ही है और कहीं नहीं है। 2, 3, 4 पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, वो सिर्फ 1 में ही मिलेगा। ठीक है, या पैरा 7 या पैरा 5 या पैरा 3, ठीक है, तो आंसर वही मिलेगा। तो उसी को ये पार्ट जरूर मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट चीज क्या है, रीड द 2 लाइन्स अराउंड द हाईलाइटेड वोकैबुलरी। जब आप वोकैबुलरी को सॉल्व करने चलें तो उनके आसपास की 2 लाइन्स जो होती है ना, थोड़ा ऊपर नीचे की लाइन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो फिर उससे आपको ये पता चल जाता है, क्योंकि देखिए आप हो सकता है वर्ड का मीनिंग जानते हो, लेकिन कई बार वहां पर वो आपसे फ्रेजल वर्ब भी पूछते हैं, इडियम भी पूछ सकते हैं, या कोई एक छोटा सा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछ लेते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ एसएससी में ही होता है, ये बैंकिंग में भी होता है कि वो आपसे पूछ सकते हैं। तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको आगे पीछे की अगर आप थोड़ा सा एक दो लाइन और पढ़ लेंगे ना ध्यान से, तो आपको वो भी मिलना शुरू हो जाएगा कि उस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है। उस केस में व्हेन यू फ्लूक ना, जब आप तुक्का भी लगाइएगा ना, तो वो एकदम गलत नहीं बैठता है, वो कहीं ना कहीं रिलेटिव होता है आपके आंसर चॉइस से, बेस्ट ऑप्शन चॉइस से। ठीक है, ये बात भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्या है, स्किम द पैसेज एट अ ग्लांस। कोशिश मत करिए कि पूरे पैसेज को क्या करेंगे, पढ़ेंगे एक एक लाइन को धीमे 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 धीमे, या पढ़ते रहेंगे और थोड़ा सा कुछ समझ में नहीं आया तो फिर उस लाइन को बार बार पढ़ेंगे, बार बार। टाइम वेस्ट हो रहा है, समझने की जरूरत है, हमें टाइम को सेव करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टाइम को कभी भी वेस्ट मत कीजिए और ध्यान रखिए कि पैसेज को हमें एक स्किम करना है, मतलब एक सरसरी निगाह से पढ़ना है, एट अ ग्लांस पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि हमें पैसेज की थीम को समझना पड़ता है कि कैसी किस टाइप की थीम है पैसेज की, या क्या सेंस दे रहा है पैसेज, ओवरऑल एक सेंस क्या दे रहा है। ठीक है, उसकी थीम क्या है, उसका सेंस क्या है, उसकी सपोर्टिंग डिटेल्स आपको ज़रूर जाननी पड़ेंगी। ठीक है, उसके फैक्ट्स आपको ज़रूर जानने पड़ेंगे। मतलब ऑथर ने अगर अपना एक ओपिनियन रखा है, मान लीजिए उसका ऑथर का जो ओपिनियन है, आपने देख लिया कि टोन जो है पैसेज की वो नेगेटिव है। ठीक है, थीम कैसी है, थीम आपको पता चल गई कि कुछ सोशल थीम है। ठीक है, सोसाइटी पर बेस्ड कोई इशू उसकी थीम है, और टॉपिक कैसा जा रहा है, थोड़ा थोड़ा नेगेटिव जा रहा है, इम्पैक्ट जा रहा है। जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो स्मोक करते हैं, मतलब राइट ऑफ फ्रीडम के नाम पर, राइट टू फ्रीडम के नाम पे स्मोक करते हैं, ओपनली ड्रिंक करते हैं और सोचते हैं कि ये उनका राइट टू फ्रीडम है, ये उनसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, तो यही सोसाइटी में कुछ लोगों के स्टेप्स, कुछ लोगों के एक्शंस, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑथर इस चीज़ के फेवर में नहीं है, वो नेगेटिवली बोल रहा है। फिर समझने की कोशिश किया करिए कि इसके बारे में वो क्या क्या फैक्ट्स आपको बता रहे हैं। जैसे वो बताएगा कि सो एंड सो यूनिवर्सिटी ने डिटेल में एनालिसिस किया था और उनके एनालिसिस के अकॉर्डिंग इतने लोग बीमार पड़ते हैं स्मोकिंग से, या ड्रिंक करने से इतने लोगों की डेथ होती है और हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, सारे लोग कोरोना से नहीं मर रहे हैं, सारे लोग कैंसर से नहीं मर रहे हैं, बहुत सारे लोग स्मोकिंग से, ड्रिंकिंग से और टोबैको च्यूइंग से, इससे मर रहे हैं, है ना। तो हमें सपोर्टिंग डिटेल्स को भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम ये कहना चाह रहे हैं, ऐसी कौन सी डिटेल्स हैं जिनके थ्रू हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो हमारी बात है, जैसे फैक्ट्स हुए या डिटेल्स हुई, तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमको ये कहने पे मजबूर कर रही हैं कि भाई बात ठीक नहीं जा रही है, सब कुछ नेगेटिव है और ऑथर जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं।
तो हम किन डिटेल्स के थ्रू ये कह सकते हैं कि उनकी बात नेगेटिव है या उनका ओपिनियन नेगेटिव है, ठीक है। ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट चीज़ है, आपको पता चलना चाहिए कि ऑथर की टोन किस तरह की है। वो बहुत ज़्यादा श्रूड होके बोल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल वे में बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सिनिकल हैं, वो सेल्फ इंटरेस्ट में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑथर ने जितनी भी बात करी वो सारी की सारी सजेस्टिव वे में बात करी, मतलब उन्होंने कुछ भी ऑर्डर नहीं दिया, उन्होंने कुछ भी ब्लेम नहीं किया, किसी को अक्यूज़ नहीं किया, लेकिन वो सजेस्ट कर रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे तो बेहतर होगा, अगर हम और थोड़ा ऐसा कर लेंगे तो बेहतर होगा, थोड़ा और ऐसा कर लेंगे तो बेहतर होगा। तो टोन को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या होता है, जनरली आपने देखा होगा कि देखिए पॉलिटिक्स के बारे में बात कम ही की जाती है इस तरह के एग्जाम्स में। एसबीआई हुआ, आरबीआई हुआ, और ये आपका आईबीपीएस हुआ, तो इसमें चाहे पीओ या क्लर्क हो, देखिए प्री लेवल के जो होते हैं ना, जनरली ध्यान रखिएगा, प्री लेवल्स में तो सारी बात स्टोरी बेस्ड होती है। कैसी होती है? स्टोरी बेस्ड, है ना, पहली चीज़ तो ये जान लीजिए। और मेंस में जो टॉपिक होते हैं ना वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, जैसे इकोनॉमिक हो गया, सोशल इकोनॉमिक, टॉपिक्स बदल जाते हैं मेंस में, लेकिन पॉलिटिकल टॉपिक्स को जनरली अवॉइड किया जाता है। तो आप भी कोशिश करिए आप एडिटोरियल सेक्शन पढ़ें किसी भी न्यूज़पेपर का, हो सके तो द हिंदू पढ़ें। आपके सोसाइटी में नहीं आ पाता, आपको ऑनलाइन नहीं खरीदना, आपका ऑनलाइन आर्टिकल की लिमिट ओवर रीच हो चुकी है, तो आप उस केस में ये कर सकते हैं कि आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। एज न्यूज़पेपर कोई बुरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करती हूँ कि हिंदू पढ़ लेते हैं, तो आपको थोड़ी सी स्टैंडर्ड वोकैबुलरी भी मिलनी स्टार्ट हो जाती है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट ये है कि मैम टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं। देखिए एक तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ठीक है, जैसे फॉरेस्ट फायर्स हो गया, वाइल्ड फायर्स होते हैं ना, वो हो गया। जैसे आपको पता चलेगा कि पोल्यूशन है कितना ज़्यादा, वो तो अभी कोरोना की वजह से हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन पोल्यूशन की बहुत ज़्यादा बात होती है, तो पोल्यूशन की बात होगी। एग्रीकल्चरल टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपको पता है फ्लड्स आ गई तो वहाँ की क्रॉप पर क्या असर पड़ा, या कोरोना हो गया तो वहाँ पर एग्रीकल्चरल क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, फार्मर इतने सारे क्यों मर रहे हैं, क्यों सुइसाइड कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है उनको, ऐसा क्यों हो रहा था कि एक कंडीशन ऐसी आई थी कि फार्मर्स को टमेटोज़ को 5 रुपीज़ अ केजी देना पड़ा था। आप सोचें इतनी मेहनत से जो टमेटोज़ वो लगा रहे थे उनको 5 रुपीज़ अ केजी देना पड़ रहा था, तो क्यों देना पड़ रहा था। या फिर हिस्टोरिकल टॉपिक्स हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। जनरली हिस्टोरिकल टॉपिक्स को इग्नोर किया जाता है, लेकिन यूपीएससी का एग्ज़ाम जब आप देखते हैं ना, वहाँ पे हिस्टोरिकल टॉपिक्स भी आपको दिए जा सकते हैं कि किसी एक फेमस पर्सन के ऊपर, या कोई बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में फेमस इंसान था, चाहे वो नोटोरियस ही क्यों ना था, लेकिन उसकी बायोपिक टाइप एक पर्सन की लाइफ का कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा आपको दे सकते हैं। सोशो इकोनॉमिक टॉपिक्स आपको एग्जाम में देखने के लिए 110% मिलते हैं। सोशो इकोनॉमिक मतलब सोशल भी हैं, सोसाइटी से भी जुड़े हुए, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक रूप से भी जुड़े हुए हैं। जैसे सोसाइटी में विमेन का रोल, विमेन घर में भी काम कर रही है, बाहर निकल रही है तो अर्न कर रही है सोसाइटी में, घर में पैसा लेकर आ रही है, तो सोसाइटी पर भी इसका असर पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है, और घर पर भी, इनकम पर भी, मार्केट पर भी इसका असर पड़ रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल्स ही हैं, ठीक है, हु आर आउट देयर एंड जस्ट अर्निंग देयर लिवलीहुड्स, लेकिन विमेन भी हैं, विमेन आर ऑल्सो देयर। सो टेक्निकल टॉपिक्स भी आपको देखने को मिलेंगे। आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ पूछा जा सकता है, प्रॉस एंड कॉन्स, है ना, कंप्यूटर के बारे में हो सकता है, वो किसी टेक्नोलॉजी के बारे में हो सकता है, एटीएम्स के बारे में हो सकता है। आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, इंटरनेट बैंकिंग चल रही है, तो इन सब चीज़ों की नॉलेज भी चेक करने के लिए बैंक से रिलेटेड टॉपिक्स तो पक्का हो सकता है, ठीक है। मेडिकल टॉपिक्स भी देखने के लिए आपको मिल सकते हैं, ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह के टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, never become judgmental by choosing the extreme position given in the options with the keywords like always, never, every, no, all, must and only. These are given just to confuse you. ध्यान रखिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, I just repeat myself. वो क्या मैं आपसे कहती हूँ कि कभी भी ऐसा मत करिएगा कि आप पैसेज में जाकर आप एक एक्सट्रीम पोजीशन ले लें। आप ऑथर की ना सुन के, सिर्फ ऑथर के पॉइंट्स में कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सोचने लगें कि नहीं यही ठीक है या यही गलत है। आपसे ध्यान रखिएगा, आपसे वहाँ पर आपका ओपिनियन, आपकी राय नहीं पूछी जा रही है, तो प्लीज़ अपना ओपिनियन, अपनी राय देकर भी मत आइएगा,
ठीक। एक्सट्रीम पोजीशंस कभी मत लीजिएगा, कभी भी मत सोचिएगा कि यही फाइनली इसका आउटकम है। अच्छा, ऑथर ने बोला वो भी नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नहीं, ओके ठीक है, तो सब गलत है। ऑल ऑथर ने बोला समटाइम्स ऐसा होता है, या ऑथर ने बोला कहीं जगह ये भी देखने को मिला, तो आपने कहा ऑलवेज यही देखने को मिलता है, ठीक है। या ऑथर ने बोला सोसाइटी में फिर जो मेल पार्ट है वो डोमिनेटिंग है और फीमेल को सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर उसमें एक लाइन ऐसी आ गई तो आपको लगा दे नेवर सपोर्ट वुमेन, हो ही नहीं सकता ना। सारे लोग को आप एक तराजू में नहीं तोल सकते, ठीक है। कुछ लोग सपोर्टिव नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे सपोर्टिव नहीं होंगे, तो आपने नेवर को चूज कर लिया, या आपने बोल दिया एवरीथिंग इज द सेम, एवरीबॉडी इज सेम। नो नो नो, ऐसा नहीं है। तो इन सब वर्ड्स को देखते हुए, या नो वन वॉज अवेलेबल, या नो ATM वॉज ओपन एट द टाइम, या कुछ भी, या नो पर्सन वॉज फीलिंग सेफ ओवर देयर, ऐसा नहीं है। अगर एक को कोरोना हुआ है, वो होम क्वारंटाइन है, ठीक से रह रहा है, तो ऐसा नहीं है कि पूरी सोसाइटी में फिर भी कोरोना फैल जाएगा। आपको कभी भी एक्सट्रीम पोजीशंस लेने की ज़रूरत नहीं है। पैसेज को पढ़ के जितनी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है सिर्फ उतनी ही असमिलेट करनी है। डू नॉट ट्राई टू प्रिज्यूम एंड डू नॉट ट्राई टू टेक द like extreme positions, right? Do not take them. These words are just only given to confuse you. No, they don't serve any other purpose, just to confuse you, right? Next, elimination method आपकी बहुत help करता है। Elimination method, when I say elimination method, तो पता भी तो होना चाहिए what is this elimination method all about. So yes, you should know. And the topic, suppose you are asked a question, right? This is your question and you are given 5 options, because in bank you'll always see 5 options, right? 4 and 5. So this method is saying the same thing, this method is saying the same thing, but this method is, this question, sorry, not method, this option is saying the same thing, this option is saying the same thing, but this option is out of context. Context में तो इसकी बात हुई भी नहीं है, काट दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। And now this question does not make this option, I'm sorry, this option does not make any sense over here. Okay, eliminate this option. Now you have only 3 questions. 3 options before you. How many options? 3 options, because one option is cut by the method that this is out of context. Another is cut on the basis of not being contextually fit over there. ठीक है, so 2 options are cut. Now 3 options are remaining. अब आपको इसमें से एक ठीक ऑप्शन चूज करना होता है, एक सही ऑप्शन चूज करना होता है, ईजी हो जाता है। एलिमिनेशन भी आप पढ़ाई के बेस पर ही कर सकते हैं कि हमें कंटेक्स्ट पता है और ये चीज़ें हमारे कंटेक्स्ट पे नहीं जा रही। बात चल रही है सोसाइटी में आर्मी, पूरे में आर्मी की बात चल रही है, लेकिन यहाँ पर बात जो है ना वो आर्मी की जगह इंडिया और जापान के रिलेशनशिप पर होने लगी, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट हो गया। यहाँ पर सब में आर्मी की बात चल रही है, आर्मी में सर्विसेज की बात चल रही है, यहाँ पर आपने धीरे से देखा वहाँ पर उनके पेंट्री की बात होने लग गई, ठीक है, आउट ऑफ द ब्लू पेंट्री की बात होने लगी, तो फिर उस चीज़ का वहाँ पर कोई रोल नहीं था। तो ये दोनों ऑप्शंस कट हो गए, बचे 3 जिनमें सर्विसेज का मेन ऑप्शन होगा, जो आपका आंसर होगा उसको चूज कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपके पास एक ऑप्शन बचा है, वो है अब आपको घर जाकर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। टॉपिक्स आपको पता चल गए हैं कि देखिए टेक्निकल टॉपिक्स होंगे, सब कुछ आपको पता चल गया है, एंड आई होप ये चीज़ें आपकी मदद करेंगी। क्या क्या, फिर से सुन लीजिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी मदद करेंगी। सबसे पहले आंसर जाने की बजाय, पैसेज पढ़ने की बजाय क्या करिए, क्वेश्चंस पढ़िए, ठीक है, कीवर्ड्स निकालिए, थीम समझिए, पैरा में नोट कर लीजिए कि ये पैरा में हमसे पूछा है, ठीक है। वोकैबुलरी के क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए। आंसर जानते हैं तो वेल एंड गुड, समझ में आ गया पढ़ के तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं आ रहा है तो उसके आजू बाजू की 1-2 लाइन को ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। पूरे पैसेज को समझने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, बस आइडिया लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एंड एक्सट्रीम पोजिशंस कभी से मत लीजिए, आंसर्स को कभी भी प्रिज्यूम मत कीजिए। अगर ये चीज़ें आपने कर ली तो 110% इस बार आरसी भी पार पक्का है। आप आरसी भी सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ऑलवेज ट्राई टू मेक अ गुड हैबिट, ऑलवेज ट्राई टू इमिटेट अ पर्सन दैट कैन गिव यू अ गुड थिंग। तो कोशिश करिए आप ऐसे लोगों को फॉलो करें जो कुछ अच्छा करते हैं, और अगर ऐसा कोई नहीं है आपके आसपास तो बी द वन, आप वैसे बनिए, ठीक है। रीडिंग द न्यूज़पेपर इज़ अ वेरी गुड हैबिट,
प्लीज़ पढ़िए, इसे अपनी डेली आदत बना लीजिए। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और इस चैनल से अगर आज आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। और बाकी इस तरह के बहुत सारे वीडियोस के लिए हम जुड़े रहेंगे और फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अंटिल देन, कार्पे डियम।